से आप रिवीजन करते हो, जब पढ़ते हो तो उबासियाँ आती है भयंकर वाले, और उबासियों के साथ कई बार तो आंसू भी आ जाता है ऐसे। और क्या आप उस समय हार मान लेते हो? नहीं, आने दो, ऐसी उबासियां आने दो। सिटिंग पावर बनानी जरूरी है। जैसे ही आप थकान महसूस करते हो और उस समय अगर अपना नोटबुक अगर छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, इसका मतलब आपने सही नहीं किया है। बैठे रहो कुछ देर। ये हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, जितना कंसंट्रेट होता है, जितना एकाग्र होता है, उतना यह सुस्ती आती है इसके अंदर। और जब सुस्ती आएगी तो थोड़ा सा नींद का आना ये स्वाभाविक होता है। तो थोड़ा सा इस गतिविधि से दूर हट जाया करें थोड़ी देर के लिए। मोबाइल नहीं उठाना है, मोबाइल नहीं उठाना है कि ऐसा है तो हम मोबाइल उठा लें। बड़ा चाह होता है ऐसे, लाओ लाओ है। इसको जब भी हम पढ़ते हैं, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, ऑनलाइन के जो जुड़े हुए हमारे बहुत प्रिय जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान में रखें इस बात के लिए कि जब भी आप पढ़ते हैं तो अपना जो फ़ोन है कम से कम 2 से 5 मीटर की दूरी पर रखेंगे आप। ये मानवीय प्रवृत्ति है, मैं सही कह रहा हूं आपको, ऐसे फॉलो करें आप। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि जब हमारी रेंज में होगा तब हम मोबाइल उठाएंगे और न चाहते हुए भी देखेंगे। हकीकत है ये, हमारी कोई भी हो चाहे, इसमें सभी शामिल है। इसलिए हम पढ़ते हैं तो आप कम से कम 2 से 5 मीटर की दूरी पर इसे रखें। आपकी एकाग्रता भी बनेगी, आपका कंसंट्रेट बनेगा, आपका मन लगेगा पढ़ने में। और उसे आप साइलेंट मोड पे कर देख लीजिए, साइलेंट मोड पे करके और दूर रख दीजिए उससे। और जब आपका कोई टॉपिक क्लियर हो जाता है कि ये रिवीजन मुझे करना था और ये समय पर मैंने कर लिया है, तो आप जरूर उस फ़ोन को उठाएं और देखें कि बहुत ज़रूरी फ़ोन कॉल्स आए हैं तो उनका जवाब तुरंत देना है, और ज़रूरी नहीं है तो रहने दें। अनावश्यक फ़ोन से जुड़ना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ़ोन से दूरी बनाएं, और वास्तव में भौतिक रूप से बनाएं। भौतिक शब्द का अर्थ होता है जो कुछ हम देख रहे हों, और जो हमारा डिस्टेंस है वो भौतिक डिस्टेंस बनानी है। हमें इस उपकरणों को, जो कि एक सामाजिक आवश्यक बुराई है, क्या है, सामाजिक भी है, आवश्यक भी है और बुराई भी है। सभी चीजें इसके अंदर है, इसलिए दूर रखना है इसे। तो इससे फॉलो करें आप, आदत अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि अगर जितना ये पास में रहेगा ना, उतना ही ये और उसके बाद आप कंसंट्रेट भी नहीं हो पाएंगे। इसे फॉलो करें, आपका जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो बढ़ेगा, आपका टेस्ट के अंदर नंबर अच्छे आएंगे, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी डिजायर्स बढ़ेगी आपकी पढ़ने के प्रति। इसे फॉलो करें आप। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्लेन और एक्सिस पढ़े थे, क्या आपको समझ आ गए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी जो हमारे शरीर के अंदर कहाँ होता है? जहां पर हमारे प्लेन और एक्सिस तीनों एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी शरीर की जो मुद्राएं बदलती है वैसे वैसे वो भी बदलता है? यस, जैसे जैसे हमारी शारीरिक मुद्राएं बदलती रहती है वैसे वैसे सीजी बदलता रहता है। हमने कुछ खिलाड़ियों को गिरते हुए देखा है खेल के दौरान। खेल चलता रहता है, बार बार वो गिरते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो अपने स्थिति परिवर्तन करते हैं तो उस समय गिरते हैं। वो कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, ये हो गया। इसका मतलब ये है कि आपकी सीजी ने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने अपना स्थान छोड़ दिया है। अब उसे वापस पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको बेस चौड़ा करना है, आधार को चौड़ा करना है। यानी खोए हुए संतुलन को वापस प्राप्त करने के लिए बेस को चौड़ा करना होगा। और जैसे ही आपका सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर होता है तो उसके तुरंत प्रभाव क्या है कि हम असंतुलित हो जाते हैं।
तो प्लेन्स की जो गतियां होती है, जो मूवमेंट्स होते हैं, वो पूछे जाते हैं। कौन सी प्लेन कार्यरत है किस गति के अंदर, और उसके साथ एक्सिस कौन सा है, ये भी पढ़ना है। ये टेक्निकल है, इसलिए मैं थोड़ा और इसे रिवाइज कर रहा हूँ। और एक विषय वस्तु और थी हमारी प्रोजेक्टाइल, जिसको भी हमने कल पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है किसी भी पिंड को, पिंड का मतलब कोई वस्तु, आप और हम भी पिंड हैं, हम भी पिंड हैं, हम भी एयर के अंदर थ्रो करते हैं हमारे शरीर को। कब करते हैं? जब हम हाई जंप करते हैं, जब हम लॉन्ग जंप करते हैं, जब हम ट्रिपल जंप करते हैं, जब हम पोल वॉल्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं हम भी एयर के अंदर हमारे शरीर को थ्रो करते हैं। जब किसी भी पिंड को एयर के अंदर धकेल पुश या थ्रो किया जाता है तो उस समय केवल एक फोर्स प्रभावी रहता है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई भी फोर्स प्रोजेक्टाइल को प्रभावित नहीं कर सकता है। और किसी भी आप पिंड को अगर आप अच्छी रेंज में फेंकना या उसे दूरी पर भेजना चाहते हैं तो एक आदर्श कोण होता है 45 डिग्री, ये आदर्श है, यानी औसत कोण होता है। और रिलीजिंग कोण जितना ऊपर होगा, जितना ऊंचा होगा, उतना ही आप अच्छी रेंज पे पहुंचाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिंड को। इसलिए थ्रोवर स्पेशली जो होते हैं, अगर उनकी हाइट अच्छी है, शारीरिक लंबाई अगर बहुत अच्छी है, तो उसका रिलीजिंग एंगल क्या होगा? ऊंचाई पर होगा, और वो ज़्यादा दूरी तक थ्रो कर सकता है, चाहे वो डिस्कस थ्रो हो, चाहे वो शॉर्ट हो यानी शॉर्ट पट जिसे गोला फेंक भी कहते हैं, और या फिर जेवलिन हो। बहुत अच्छा रहता है एक अच्छी हाइट, इसलिए बहुत विशेषतर इनका ध्यान में रखना है। और थ्रो के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार या क्या शामिल होता है? तो शरीर के वेग का कुल जोड़ शामिल होता है। इस बात का भी विशेष तौर से अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी, यानी संतुलन। संतुलन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोई ऐसा पिंड है जो न तो रेखीय गति कर रहा है और न ही कोणीय गति कर रहा है या कहीं रोटेशन में है, और कौन सी अवस्था में कहलाएगा? वो स्टेबल होगा, वो संतुलन की अवस्था में होगा। ये हमने 3 प्रकार से पढ़े। स्टैटिक यानी स्थिर अवस्था में संतुलन बनाना है, और यहाँ पर सीजी आधार के ठीक ऊपर रहती है। और दूसरा हमने पढ़ा कि गतिशील या डायनामिक बैलेंस होता है। इसमें वही है कि हम भिन्न भिन्न खेलों में अलग अलग प्रकार की गतियों में होते हैं, और जैसे जैसे गतियों में होते हैं तो हमारा सीजी इधर उधर होता रहता है, इसलिए ये डायनामिक है। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिन पर कि जहाँ जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ पर ये डायनामिक संतुलन बनता है। और जब तीसरा है जो उदासीन या न्यूट्रल बैलेंस भी कहते हैं, ये वहाँ पर है कि जहाँ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर समतल जगहों पर अगर हम चलाकर छोड़ देते हैं तो वो किसी भी स्थिति में नहीं बल्कि किसी एक नई स्थिति को धारण कर लेता है, तो वो कौन सा है? न्यूट्रल बैलेंस कहलाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि बैलेंस को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जैसे बैस जितना चौड़ा होगा हम उतने ही ज़्यादा संतुलित होंगे। जैसे कुश्ती का वो पहलवान, उसने अपनी सीजी को एकदम नीचे कर लिया, कैसे? वो पेट के बल लेट गया है। कुश्ती का पहलवान पेट के बल लेट गया है, उसने अपनी सीजी को एकदम शून्य पर ला दिया है। अब उसके ओपोनेंट जो पहलवान है उसको वो चित्त करना चाहता है, बाय फॉल उसे हराना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय वो दुनिया का सबसे संतुलित व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि उसने सीजी को कहाँ ला दिया है? 0 पे ला दिया है, शून्य पे ला दिया है। इसलिए नहीं होगा वो चित्त। हाँ, अंकों के आधार पर उसे आप डिफीट कर सकते हैं, लेकिन चित्त नहीं होगा वो। भले ही ओपोनेंट तगड़ा हो और वो थोड़ा भी कमजोर है तो भी वो चित्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही संतुलित है वो। और संतुलन जब हम खो देते हैं तो वापस कैसे प्राप्त करेंगे? बैस को चौड़ा करके। ठीक है। और एक ऐसा फिजियोलॉजिकल फैक्ट भी है जिसकी वजह से भी हम असंतुलित हो जाते हैं, वो हमारे कान के अंदर एंडोलिम्फ नाम का एक तरल होता है। जब वो अपना मूवमेंट कर जाता है या अपनी जगह छोड़ देता है तो हमें
चक्कर आने लगते हैं। और हम कई बार दिन में भी ऐसा महसूस हुआ होता है, कभी कभार अचानक से हमें ऐसे चक्कर से आने लगते हैं, तो उस समय हमें नहीं भान होता कि क्या कारण है। कई बार ऐसे ही सोच लेंगे ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही नॉर्मल हुआ होगा, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? असंतुलित होने का एक हमारा जो एंडोलिम्फ जो तरल है, जो लिक्विड है, उसने अपना कहीं ना कहीं मूवमेंट किया है, इसकी वजह से हम अनबैलेंस हुए हैं। और नया टॉपिक भी हमने कल स्टार्ट किया था, फिजिकल डिफॉर्मिटीज यानी शारीरिक विकृतियां। इसे हम अंग विन्यास भी कहते हैं, अंग विरूपता भी कहते हैं, यानी हम सामान्य नहीं रहते। फिजिकल डिफॉर्मिटीज या डिस्टॉर्शन या डिवेशन भी इसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम सामान्य नहीं है, कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है, और ये कमी शारीरिक रूप से यानी या तो जन्मजात हो सकती है और या फिर अर्जित हो सकती है कि जन्म के पश्चात इस वातावरण के अंदर किसी एक्सीडेंटल या किसी घटना के कारण भी हमारे अंदर कोई न कोई डिफॉर्मिटीज हो गई है। तो यहाँ जो प्रश्न बनता है वो ये है कि कौन सी डिफॉर्मिटी यानी कौन सी जो विकृति है हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित है, पहला प्रश्न। और किसी भी डिफॉर्मिटीज को किन किन नामों से जाना जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और उसका मुख्य कारण क्या है, और उसको रोकने के कौन कौन से व्यायाम या कौन कौन से उपाय है पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि काइफोसिस यानी कुबड़पन, ये हमारे पीठ के ऊपर बनने वाली है, पीठ के ऊपर कुबड़ बनती है। इसका मतलब अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, मेरुदंड की बात करें, तो वर्टिब्रा कौन सी? थोरेसिक वर्टिब्रा, ऊपर से हमारी जो गर्दन है यहां पर 7 जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे हमारा जो छाती का पार्ट है, हमारे जो रिब्स का जो पार्ट है यानी जो पसलियों का जो पार्ट है, यहां हमारी कुबड़ बनती है। ये तो जगह का पता हो गया हमें। अब ये है कि इसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम राउंड बैक भी कहते हैं, ध्यान रखना। काइफोसिस हो गया है, कुबड़पन हो गया है, और इसे हंच बैक भी कहते हैं। ये अन्य नाम पूछे जाते हैं। और आपसे पूछ ले इसके क्या कारण है, तो कारण तो एक है कि पीठ की मांसपेशियां या तो कमजोर दुर्बल है, या फिर पीठ की जो मसल्स है बहुत ज़्यादा स्टिफ है। कहने का मतलब बहुत अकड़ी हुई स्थिति के अंदर है, ऐसी सिचुएशन के अंदर है, बहुत टाइटनेस के अंदर है, तो मैं भी ऐसी बन सकती है। या फिर कुछ शारीरिक अंगों की बात करें जिसमें हमारा सिर है, सिर बड़ा है और झुके हुए कंधे हैं। एक तो सिर बड़ा भी है और कंधे भी क्या है, झुके हुए हैं। तो यहाँ पर सिर की वजह से भी हम आगे झुके और झुके हुए कंधों की वजह से भी हम आगे झुके। और जब लगातार हमारी ये आदत हो जाती है तो हम डेली ऐसा करेंगे। जब आप डेली ऐसा करेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुबड़ बनना हो जाता है। और अगर लगातार लंबे समय तक अगर आप भार ढोने का ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो मैं भी यहाँ पर कुबड़ बनने की संभावना है। और हम बात करें जैसे अनुचित फर्नीचर का प्रयोग अगर आप करते हैं, जैसा कि हमने कल भी बात करी थी कि एक जो पढ़ने का जो तरीका होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर हम अपना कोई भी स्टडी कर रहा है तो उसका अपनी आँखों से जो रेंज होती है अपने नोटबुक की वो होती है मिनिमम 30 सेंटीमीटर, और बढ़िया अगर रेंज आप चाहते हैं तो 30 से 35 सेंटीमीटर के बीच रखें। आई से आपकी जो नोटबुक है वो कम से कम 30 सेंटीमीटर, और अच्छा है तो 30 से 35 सेंटीमीटर के बीच में रखना होता है। एक तो हम आँखों का जो बहुत ही सामान्य रोग होता है मोतियाबिंद, उससे भी हम बचेंगे, यानी चश्मा से बचेंगे हम। और प्लस हमें उस विकृति से भी यानी दूरी रहेगी, हमारी विकृति भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो झुकेंगे तो यहाँ पर है कुबड़ बनना हो जाता है। और अगर हम पोषण ठीक से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कुपोषण भी इसका कहीं न कहीं कारण बन जाता है। और अब और ज़्यादा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कुबड़पन सबसे ज़्यादा किस में देखा जा सकता है? अब जीव तो 2 ही है, या तो महिला है या फिर पुरुष है।
तो यहाँ पर महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। क्यों सर, ऐसा क्या है? वो इसलिए ऐसा है कि महिलाओं की नेचुरल यानी एक स्वाभाविक कार्य करने की आदत होती है कि वो किसी कार्य को ऐसे झुककर कार्य करती है या फिर चलते समय भी झुककर चलती है। तो जब धीरे धीरे ऐसा करने से आदत बन जाती है तो ये कुबड़ बन जाती है, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध हो चुका है। इसलिए हमें झुककर अनावश्यक नहीं चलना है। जीवन में हमेशा अच्छे कार्य कीजिए, अच्छा सोचें, अच्छा करें और सिर उठाकर चलिए। हाँ, बिल्कुल स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखिए, ऊपर रखिए। अनावश्यक जिंदगी में कहीं कहीं पर झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अपना स्वाभिमान होता है। क्यों झुकें? अब ये प्रश्न जरूर बन गया है कि उसका कारण क्या है कि बालिकाओं में लज्जा और शर्म की वजह से भी कुछ, हाँ ठीक है, कुछ संकोची स्वभाव की बच्चियां ज़्यादा होती है। आप देहात में जाएंगे, ग्रामीण इलाके की जो बच्चियां हैं वो ज़्यादातर ऐसे नहीं होती। वो ऐसे नॉर्मली आप देखेंगे ना किसी विद्यालय के अंदर, तो वो बच्चियां ऐसे सहमी सी रहती है। वो खैर वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, वातावरण है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। फिर भी आज ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। लेकिन ये प्रश्न बन चुका है, पूछा जा चुका है कि काइफोसिस, कुबड़पन, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है? तो बालिकाओं को करता है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब इसके उपाय के लिए हम क्या करेंगे? एक तो नियमित रूप से व्यायाम करना, और व्यायाम के अभाव में भी कुबड़पन बन जाता है। नियमित रूप से क्या करना है? व्यायाम करना है, पोषण अच्छा लेना है, और कुछ आसन जिनका ध्यान रखना है। प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वो तो ये है, क्या है कि कुबड़पन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन किया जाता है? तो तैराकी, स्विमिंग की 4 कलाएं हैं, 4 शैलियां हैं, उनमें से बैक स्ट्रोक। हम यहां पर वही क्रिया करेंगे जो कुबड़पन की ऑपोजिट है। सो तो नहीं रहे हैं कोई? गेट अप शब्द का अर्थ क्या होता है? उठना है, उठ जाना है, नींद से उठ जाना है। अब क्या है कि हम जो हमारी कुबड़पन है, अगर ऐसी कुबड़पन है, ये कंडीशन है, तो इसकी ऑपोजिट करेंगे। इसका मतलब तैराकी की जो शैली है वो क्या है? तैरना, और तैरने में उल्टा। और जब आप टेक्निकल एक स्विमिंग के शब्द के रूप में पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं बैक स्ट्रोक। उल्टा तैरना हमारी एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि आप उल्टा तैरिए, लेकिन जब आप शैली का नाम लेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा क्या? बैक स्ट्रोक। तो बैक स्ट्रोक से तैरना है। और अगर कुछ योग के आसन है तो चक्रासन, धनुरासन और भुजंगासन। बस ये इन 4, यानी एक तो शैली स्विमिंग की, और 3 जो आसन है इनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। रिवीजन हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ,